दोस्तों गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज का एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है इंडिया का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत का हरित परिवर्तन। देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है ये आई थी सन 2014 में और ये 2014 से लेकर 2026 तक, इन पिछले 12 वर्षों में इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, उन सारी उपलब्धियों को ये एक साथ अपने अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज समराइज करके अपने को उपलब्ध करा रही है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी को लेकर हो, एजुकेशन हो, सोसाइटी हो, तो इसका मतलब अपने लिए एक रेडीमेड मटेरियल बन जाता है मेंस एग्जाम के बड़े वाले क्वेश्चंस के लिए, ऐसे के लिए और साथ में प्रीलिम्स के कुछ फैक्चुअल सवालों के लिए। तो अपने लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण उपयोगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अपने पिछले 12 सालों का एक रिव्यू पेश किया गया है जिसका टाइटल रखा है इंडियाज ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत का हरित परिवर्तन, जिसका लोगो यहां पर इन्होंने रखा है प्रकृति रक्षति रक्षता, प्रकृति रक्षति रक्षिता, नेचर प्रोटेक्ट इफ सी इज प्रोटेक्टेड। अपन इसको किसी भी जगह पर एक टैग लाइन के रूप में काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए एक फ्रेज हो गया इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जहां पर कहीं पर भी नेचर की बात करनी हो तो जिसको कहते हैं आप कोई भी श्लोक कोट उसको शुरू करो, तो ये वहां से अपने लिए एक महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़े सवाल में या एथिक्स के केस स्टडी में या फिर आपका एसे में कहीं पर भी, तो एक तो ये अपने लिए काम है। दूसरा, इन पिछले 12 सालों में जो इस सरकार ने, या यूं कहें खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उसको लेकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की है 2023 वाले की, जिसके अनुसार भारत में 25.17% वन आवरण क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र हो गया है, जो बढ़ गया है, इसके बारे में बात की है। तो फिर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले 12 सालों में क्या क्या पहल की है, तो उसमें इसका जिक्र किया है ग्रीन इंडिया मिशन का, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जिक्र किया है नगर वन योजना, नगर वन योजना, शहरी क्षेत्रों में पार्क वगैरह डेवलप करने के लिए इसका जिक्र किया है। एक जिक्र किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, 2023 में स्टार्ट किया गया, इसके बारे में बात की है। इसके अलावा इसमें नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम या ग्रीन इंडिया मिशन GIM, इसकी बात की गई है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चूंकि थोड़ा पुराना हो गया इसलिए उसका जिक्र नहीं है, तो ये 4 योजनाएं यहां पर जिक्र की गई है। इसके बाद फॉरेस्ट के बाद ये जिक्र करता है पानी के संरक्षण के क्षेत्र में, वाटर के एरिया में इसने क्या क्या काम किए हैं पिछले 12 सालों में, जिनमें ये सबसे पहले जिक्र करता है इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे प्रोजेक्ट। जो सरकार आई उसके साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट अलग से एक मिनिस्ट्री और उसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का बजट और अब उसका सेकंड फेज जो चल रहा है उसके बारे में जिक्र करता है। दूसरा फिर ये जिक्र करता है अपने देश में जो समुद्री क्षेत्र है, अच्छा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ में अपना नेशनल एक्वेटिक जो हेरिटेज एनिमल है गंगा डॉल्फिन, उसके बारे में भी बात करता है, गंगा डॉल्फिन। फिर ये बात करता है वेटलैंड्स के बारे में, नम भूमि क्षेत्रों के बारे में। वेटलैंड, उसके लिए मैंग्रोव वनस्पति का जिक्र साथ में किया है इसमें कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए क्या किया है, और साथ में मैंग्रोव या वेटलैंड के बचाव के लिए मिस्टी प्रोग्राम जो इसके द्वारा चला गया है उसका जिक्र किया है, मिस्टी प्रोग्राम उसका जिक्र किया है। फिर वेटलैंड के बाद में जो समुद्रों में कोस्टल एरिया है जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है उसका जिक्र किया है, और कोस्टल एरिया के साथ में एक महत्वपूर्ण सैंडी बीचेस पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में जिक्र किया है।
तो इतनी बातें वाटर से संबंधित। पानी में बात की है गंगा नदी की, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की। फिर बात की है नम भूमियों की, नम भूमियों के संरक्षण के लिए मिस्टी प्रोग्राम की। फिर जिक्र किया है जो है वो कोस्टल एरिया, मैंग्रोव वनस्पति, और साथ में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट क्या होता है, इन सब के बारे में जिक्र किया है। फिर इसने जिक्र किया है वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीवों के बारे में, जिसमें 1973 से चल रहे प्रोजेक्ट टाइगर की बात की है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं उनके बारे में बात की है। साथ में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में प्रोजेक्ट लायन की बात की है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात की है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो जाने पर इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली जो गठबंधन है उसके बारे में बात की है। फिर प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, और उसके बाद में प्रोजेक्ट चीता की बात की है, जो हम साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इन सब से जो वो नामीबिया, उनसे चीते लाए हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। फिर इसने बात किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट की। फिर इसने बात की है प्रोजेक्ट सिंगल हॉर्न राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो की बात की है, एक सिंग वाले गेंडे की। और फिर इसने बात की है प्रोजेक्ट अपना ये जो एक और प्रोजेक्ट है जो मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, तो कुछ ये वाइल्ड लाइफ की बात की इसने। फिर उसके बाद ने इसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके रूल 2026 में आए हैं, उसके कैसा इंप्रूवमेंट हुआ उसका जिक्र किया है। फिर इसने जिक्र किया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में या ग्रीन डिप्लोमेसी में किस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। तो अपने को इस पूरी 12 सालों की जर्नी को हम पढ़ते भी हैं, अपने नोट्स के अंदर इनके बारे में डिटेल में कुछ बातें करते हैं। तो ये वाली जो चीज है उसको सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी जिन बच्चों का फाउंडेशन कोर्स पूरा हो गया और वो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो बच्चों का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है लेकिन जिनका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट पूरा हो गया है, तो अपने नोट्स लेकर बैठे और रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जो जो जहां जहां अपडेट करना है, जिस भी टॉपिक में अपडेट बनता है वो सारा अपडेट अपना कर लेवे। आपके नोट्स अप टू डेट हो जाएंगे सरकार के हिसाब से और पॉलिसी प्रोग्राम के हिसाब से। कुछ डायमेंशन आपको नहीं मिलेंगे, 2-3 चीजें नहीं मिलेंगी, बाकी वही पुरानी वाली बातें हैं। तो जहां जहां आपको लगे कि ये टॉपिक उसमें लिखवाया हुआ अपना और उसमें ये ऐड ऑन करना है, तो वहीं पर इसको ऐड ऑन कर लेवे, तो आपके नोट्स एक साथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में अपडेट हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, इंडिया का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन या भारत का हरित परिवर्तन। तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 12 सालों में जो हुआ है उसके तहत सरकार ने ये जो शुरुआती बात की, विश्वास निर्माण जल कल्याण के सिद्धांत से प्रेरित होकर, तो ये तो सिंपल सी बात है, याद रखने लायक बात नहीं है। अपन प्रमुख रूप से जो स्तंभ है ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के, जो प्रमुख पिलर हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं, उनकी बात करेंगे, प्रमुख 3। तो इनमें सबसे पहले जो है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट की जिक्र किया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो वो WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के द्वारा हर 2 साल में रिलीज की जाती है। 2025 के डाटा अभी तक आए नहीं है, तो लेटेस्ट डाटा अपने पास अवेलेबल है 2023 के। तो 2023 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आवरण क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र, यानी कि डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया और ट्री कवर वाला एरिया, दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाता है 25.17% इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अब इसमें फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, तो वन क्षेत्र जो है वो इस 25.17 में से 21.76% है, और ट्री कवर जो है वो है 3.4141%। साथ में वर्तमान में भारत के अंदर जितने फॉरेस्ट हैं उनके द्वारा जितनी कार्बन की अवशोषण करने की क्षमता है उसको कार्बन सिंक कहते हैं या कार्बन अवशोषण क्षमता कहते हैं। तो इंडिया के टोटल जो वन है वो 30.43 अरब या बिलियन टन CO2 को स्टॉक कर सकते हैं। उनके अवशोषण की क्षमता इनके अंदर है, या इतना इन्होंने अवशोषण कर रखा है। तो इस टॉपिक को आपको, जो डिफोरेस्टेशन वाला है, निर्वनीकरण वाला टॉपिक है, उसके साथ में नीचे अपडेट कर लेवे, उसके साथ में इसको शामिल कर लेवे, ताकि इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसका अप टू डेट वर्जन आपके डिफोरेस्टेशन वाले टॉपिक में आ जाए कि भारत सरकार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो लेटेस्ट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया, जिसमें ट्री कवर जो है वो 3.41% और फॉरेस्ट कवर है 21.76%।
टोटल जो कार्बन को जमा करने की क्षमता है वो 30.47% है। अगर हेक्टेयर के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर में तो वन है और 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण शुरुआती दौर पे। फिर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की ग्रीन इंडिया मिशन। देखिए, भारत सरकार का क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। तो भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के लिए है, उसके तहत 8 अलग अलग टाइप के मिशन शुरुआत किए गए हैं। उनमें से एक मिशन है जिसका नाम है ग्रीन इंडिया मिशन। टोटल कितने मिशन स्टार्ट किए गए हैं? 8। उनमें से एक मिशन का नाम है ग्रीन इंडिया मिशन, जो स्टार्ट हुआ था 2015-16 में। इसका उद्देश्य ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा के CO2 का अवशोषण कराना, एनवायरमेंटल बैलेंस को बना के रखना और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करना। इस प्रोजेक्ट के तहत मार्च 2026 तक राज्यों को 1019.26 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। तो कुल मिला के अगर ये स्टेटमेंट जारी नहीं भी रहे या प्री में पूछे तो इसमें कुछ स्टेटमेंट याद रह जाए। लगभग 1019 करोड़ रुपए के आसपास इसमें पैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है ग्रीन इंडिया मिशन। तो नेशनल एक्शन प्लान टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज का 8 मिशन में से एक मिशन है। फिर उसके बाद भारत के पार्लियामेंट द्वारा सन 2016 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, जिसका उद्देश्य है विकास कार्यों के लिए अगर किसी जगह पर भारत के अंदर वनों को काटा जा रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जितने वन काटे जाएंगे उसके बराबर वन देश में किसी दूसरी जगह पर लगा दिए जाएंगे। तो इसके लिए एक फंड क्रिएट किया जाएगा कि जो भी डेवलपमेंट करने वाली एजेंसी है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जिस जगह पर वनों को काटेगी वो एक संस्था है जिसका नाम है, इसी एक्ट के तहत बनाएगी, कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इस कैंपा के अंदर वो पैसे जमा कराएंगे और ये कैंपा देश के दूसरे हिस्सों में जितना वन काटा गया उतना ही फॉरेस्ट लगा देगी। तो इससे क्या होगा? विकास कार्य भी होंगे और वनों का नुकसान भी नहीं होगा। तो ये जो है वो क्षतिपूर्ति वनीकरण या प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको अपन ने कैंपा कहा, और ये कौन से एक्ट के तहत बनाई गई? क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष अधिनियम, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत। इसका उद्देश्य वनों को विकास कार्यों के लिए काटा जाए तो वापस से उसको रिकवर किया जा सके। तो इस कैंपा निधि के माध्यम से जो वो 3.20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दोबारा से कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया गया है और इसके उद्देश्य से जो है वो GIS, जो एक तरीके से सही तरीके से वन विकसित हुए या सिर्फ खाना पूर्ति की, उस आधार पर निगरानी करने के लिए और हरित संकल्प जैसे पोर्टल प्लेटफॉर्म के साथ में इसको डेवलप किया गया है। तो ये भी अगेन डिफॉरेस्टेशन वाले टॉपिक में जो पुराने वाले नोट्स हैं उसमें जिन बच्चों के पास, उसमें अपडेट कर लेवे कि भारत सरकार ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए पहला एक तो ग्रीन जो वो इंडिया मिशन, दूसरा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 और इसके तहत कैंपा अथॉरिटी ये काम करती है। फिर तीसरा नगर वन योजना, जो शहरी क्षेत्र है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पार्क या ग्रीन जो वो ट्री एरिया के एरिया विकसित किए जाए। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं मियावाकी मेथड। जापान के एक व्यक्ति हैं मियावाकी, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पॉल्यूशन को कम करने, क्लाइमेट चेंज के बैड इंपैक्ट को कम करने तथा टेम्परेचर को कम करने के लिए बीच बीच में शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे फॉरेस्ट विकसित करके और एक प्रभावशाली मेथड खोजा जिससे कि शहरों की हवा अच्छी रहती है, शहरों की गर्मी थोड़ी सी शांत रहती है और शहरों का जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा बना रहता है। तो इसके लिए इंडिया में उसी मियावाकी मेथड के आधार पर नगर वन योजना 2020 में शुरू की गई, जिसको स्टार्ट करने का जो है वो राष्ट्रीय पुनर्वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया और 2021 से लेकर 27 की अवधि के दौरान 1000 वन और वाटिकाएं विकसित करे जाएंगे शहरों क्षेत्रों में। अब तक जो किए गए हैं वो 626, उनके विकास के लिए 557 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसके बाद 2023 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, अरावली क्षेत्र का, अरावली की जो लंबाई है वो लगभग 696 किलोमीटर या 700 किलोमीटर मान लो मोटा मोटी। अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, तो टोटल हो गया 5 किलोमीटर इंटू 700, 5 किलोमीटर इंटू 700, तो यानी कि 2 बार ये 700, इधर का 700 और इधर का 700, तो 1400 किलोमीटर लंबा
और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन बेल्ट अरावली के दोनों तरफ विकसित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अरावली लगभग 20% खनन के कारण नष्ट हो चुकी है, उससे थार मरुस्थल का पूर्वी दिशा में विस्तार है वो रुक जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 2023 में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर की, इधर 700 इधर 700, 1400 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। उसके तहत ग्रीन बेल्ट में जो पेड़ पौधे लगेंगे, उसके तहत इस प्रोजेक्ट में नर्सरी स्थापित की गई है, वाटर पॉन्ड बनाए गए हैं, और साथ में जो किसानों की जमीन है उनको एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि खेती के साथ वन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो ये भी काम चल रहा है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो वनों के लिए 4 योजनाएं अपन ने एक साथ में देखी, ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, तीसरा नगर वन योजना, और चौथा अपन ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की बात की। फिर नदियों के बारे में बात करें, दूसरा पिलर अपना। नदियों के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले नमामि गंगे परियोजना के बारे में जिक्र किया है। जून 2014 में जैसे ही सरकार आई, इसका पहला प्रोजेक्ट था, इसका मतलब प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट था, और शुरुआती बजट 20,000 करोड़ रुपए इसका रखा गया। इसका द्वितीय चरण मार्च 2026 में स्टार्ट हुआ, और एक्स्ट्रा 22,500 करोड़ रुपए के साथ दोबारा इसको स्टार्ट, मतलब सेकेंड फेज इसका स्टार्ट किया गया। फरवरी 2026 तक जो है वो 524 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 355 पूरी हो गई हैं। 228 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसके चारों तरफ लगे हैं। देखिए, जो गंगा नदी बहती है उसके दोनों तरफ जो शहर बसे हैं, उनका मलमूत्र, कूड़ा कचरा इस नदी में आकर मिलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी में आकर मिलता है। खेतों में जो पेस्टिसाइड वगैरह रखे गए हैं वो पानी, बरसात के पानी के साथ आके इसमें मिलते हैं। तो ये जो शहरी क्षेत्र का कूड़ा कचरा है, जिसको सीवेज कहते हैं, उसको नदी में मिलने से पहले इसके किनारे किनारे पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, ताकि इसमें जो कूड़ा कचरा, जहरीले प्रदूषक है, उनको हटाने के बाद ये पानी इस नदी में जाए तो इस नदी का प्रदूषण का लेवल कम होगा। तो पहला तो इसके तहत 228 सीवेज उपचार परियोजना स्थापित की है, और साथ में जो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनमें से 138 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 2017 में 26 टीडीपी टोटल जो वो फास्फोर डिजोल्व जो था, उससे घटकर 2024 में टोटल फास्फोर डिजोल्व जो है वो 10.75% आ गया। ये फास्फोरस क्या है, तो जो सीवेज होता है, खेतों का जो पानी होता है, उसमें फर्टिलाइजर या अन्य चीजें या फिर डिटर्जेंट के माध्यम से पानी में फास्फोरस बढ़ जाता है, और फास्फोरस बढ़ते ही साथ एल्गी या शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे एक परिघटना होती है जिसको यूट्रोपिकेशन या सुपोषण कहते हैं, उसकी समस्या हो जाती है। यानी कि शैवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उससे पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के चलते, जहां पर पहले फास्फोरस जो 26 लोड था, वो अब घटकर 10.75% हो गया है। इसके दोनों तरफ फॉरेस्ट कवर विकसित किए गए हैं, बायोडायवर्सिटी पार्क लगाए गए हैं, और आर्द्र भूमियां जो है उनको विकसित किया गया है। साथ में इन नदियों में जो अलग अलग टाइप की मछलियां हैं, रोहू, कतला या इस तरीके की, वो 203 लाख इंडियन मेजर कॉर्प, एक तरीके से छोटी मछलियों को कहते हैं मेजर कॉर्प या इंडियन मेजर कॉर्प, जिसमें रोहू और कतला प्रमुख रूप से है। वो 203 लाख जो वो नदियां, फिंगरलिंग्स बोलते हैं, नदियों मछलियों के छोटे छोटे लार्वा होते हैं, उनको छोड़ा गया है। साथ में जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं 22, उनमें 3037 घड़ियाल दर्ज किए गए हैं, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और भारत सरकार ने इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट घड़ियाल शुरू किया है। हमारा जो राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल स्थलीय कैटेगरी में हाथी है, जलीय कैटेगरी में गंगा डॉल्फिन है। तो एक्वेटिक कैटेगरी में जो आने वाला गंगा डॉल्फिन अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल है, उसका सर्वे करवाया गया। गंगा नदी और उसकी सहायक 28 नदियों में लगभग 8,507 किलोमीटर में, तो गंगा डॉल्फिन की संख्या है 6,327। याद रखें इस बात को, तो याद रखना ही रखना है अपने को। गंगा डॉल्फिन की संख्या 6,327 क्यों? क्योंकि अपना नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इस डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2020 को। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहला काम किया गया कि जो गंगा डॉल्फिन है और सिंधु डॉल्फिन है, उनको अलग अलग प्रजाति या इनका बाइफर्केशन किया गया। देखिए, पूरी दुनिया में जो नदियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, और भारत के अंदर जो गंगा नदी है उसमें, उसकी सहायक नदियां, उसमें गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में जो चिल्का झील है ओडिशा में, उसके अंदर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, जबकि इरावदी नदी जो अपने ईस्टर्न एशिया की कंट्री है उनमें कई देशों में से होके बहती है।
इरावदी नदी की डॉल्फिन नहीं है। इरावदी डॉल्फिन कहां पाई जाती है? जो अपनी चिल्का लेक है उसके अंदर पाई जाती है। तो ये सवाल आप यहां पर देखो कि इस बार जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा थी उसके अंदर ये जो एंशियंट हिस्ट्री का एक सवाल था, और उसमें देखो इसने करंट अफेयर के हिसाब से गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ये एक ऑप्शन था, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कहां से आ गया इसमें। तो गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन दोनों को अलग अलग रूप में मान्यता देकर उनको मजबूत कानूनी सुरक्षा यानी कि उसकी हंटिंग पोचिंग रोकने के लिए जो किया गया। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है और उसमें करंट अफेयर का ये एक तरीके से एक ऑप्शन टिक करवा रहा है, एक ऑप्शन डाल रहा है और उस सवाल को जटिल बना दे रहा है। तो ये बात यहां पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन दोनों को अलग अलग प्रजातियों के रूप में मान्यता दी। पहले क्या होता था कि सिंधु डॉल्फिन को उतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं, गंगा डॉल्फिन का शिकार, तो कंफ्यूजन हो जाए और हो जाए, तो दोनों को अलग अलग स्पीसीज दिया गया है। दुर्लभ अपने इरावदी डॉल्फिन जो ओडिशा की चिल्का झील में पाई जाती है उसको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत गंगा नदी डॉल्फिन, जिसका नाम जूलॉजिकल नेम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका, उसका सफलतापूर्वक सैटेलाइट टैग किया गया है। असम में इसको छोड़ा गया, असम में पहली बार इसको नदियों के साथ कनेक्ट करवाया गया, नदियों में वहां पर भी छोड़ा गया। अब अपने राजस्थान मध्य प्रदेश में चंबल नदी जो यमुना में, और यमुना फिर गंगा की सहायक नदी, तो 200 किलोमीटर में फैले क्षेत्र में इसके संरक्षण क्षेत्रों को और ज्यादा एक्सटेंड करने की सिफारिश की है, ताकि डॉल्फिन जो है जो उसका विस्तार किया जा सके। एक बात ध्यान रखना, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन क्या है? एक मैमल है। उसके बाद में पानी के साथ में हम बात करें आर्द्रभूमि संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण की बात करें तो आर्द्रभूमि संरक्षण में अपने ये एक 2017 में सरकार के द्वारा वेटलैंड कंजर्वेशन रूल बनाए गए हैं, उनको नॉमिनेट किया गया, जिसके तहत वेटलैंड का किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन या वहां पर खेती की जमीन के रूप में उनको कन्वर्ट करना या अन्य किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाई गई है। भारत में जो रामसर साइट 2014 में सिर्फ 26 थे, अभी अपन ने देखा जून 2026 में बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 हो गए। तो 100वीं रामसर साइट कौन सी है? अपन ने इसमें वीडियो किया था। आपका टेस्ट, आपका याददाश्त जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि 100वीं रामसर साइट इंडिया की कौन सी है। अभी पिछले दिनों अपन ने इसके बारे में वीडियो किया था। फिर उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात इसने की है, जो खारे पानी में, जो समुद्रों के तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की वनस्पति, जिसमें दो इसमें विशेष प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं ताकि ये दलदली क्षेत्र में उग पाए। एक तो कुछ जड़ें इन पेड़ों की बाहर निकली रहती है, दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए, जिनको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर पाई जाने वाली न्यूमेटोफोर रूट्स। दूसरा, इन पेड़ के जो बीज होते हैं वो पेड़ के ऊपर लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होके अच्छे खासे बढ़ने के बाद ही नीचे दलदल में गिरते हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी से वो बीज नष्ट ना हो जाए और सीधा पेड़ ही बन जाता है। तो पेड़ के ऊपर ही सीधा पेड़ बन जाता है। इस नेचर को कहते हैं विविपेरी या जरायुस्ता। तो मैंग्रोव वनस्पति में दो विशेष एडेप्टेशन है। पहला है न्यूमेटोफोर जड़ें जो जमीन से बाहर निकली रहती है ऑक्सीजन की तलाश में, और दूसरा है विविपेरी का गुण या बीजों का अंकुरण हो जाना मात्र पादप के ऊपर ही। तो ये जो है वो अपना ट्रॉपिकल और जो वो एक तरीके से टेम्परेट एरिया के जो समुद्र हैं उनकी तटीय रेखाओं पर पाए जाते हैं। ये समुद्रों से आने वाले डिजास्टर, चक्रवात वगैरह, उनसे जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं। साथ में जो बाढ़ वगैरह तूफान आते हैं उन सब से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। भारत सरकार ने अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक मिस्टी स्कीम शुरू की है, जिसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम, जिसके माध्यम से मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्वेशन किया जाए और वहां के लोकल लोगों की इनकम इनसे मिलने वाले रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करवा के बढ़ाया जाए। इस योजना के लिए शुरुआती तौर पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 2023-24 से अगले 5 सालों में 9 राज्य जो इंडिया के कोस्टल रीजन है और जो समुद्र में 3 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उनमें लगभग 540 वर्ग किलोमीटर में जो मैंग्रोव है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा के उसमें जो कमी आ गई है, उसकी क्वालिटी कमजोर हो गई, उसको वापस से ठीक किया जाए। एक अपने लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के फॉरेस्ट कवर में टोटल मैंग्रोव वनस्पति है उसका पार्टिसिपेशन कितना है। तो पिछले दिनों अपने पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मंत्री के से यह सवाल पूछा गया कि भारत में कुल मैंग्रोव कवर कितना है, मैंग्रोव वनों का एरिया कितना है, तो वो है
4,992, यानी कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ 8 स्क्वायर किलोमीटर कम बचा है। तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कुल पिछले 2013 की तुलना में इसमें 363 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में से कितना कम? 8 स्क्वायर किलोमीटर कम बचा है। 4,992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मिस्टी योजना चलाई जा रही है और आर्द्र भूमि संरक्षण के नियम 2017 में बनाई गई। वेटलैंड वाले टॉपिक में इसको कवर करना है। अब तटीय संरक्षण के लिए CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन और इसकी नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था, ताकि समुद्री एरिया के किनारों पर पड़ने वाले सैंडी बीचेस, मैंग्रोव वनस्पति या और कोई भी एस्चुरी, डेल्टा, ये साफ सुथरे बने रहे, इनमें पोल्यूशन ना हो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन अच्छे से हो, उसके लिए ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 में जारी किए गए। जो नेशनल कोस्टल मिशन है उसके तहत ये डिक्लेयर किए जाते हैं, ताकि कोस्टल एरिया का पानी और वहाँ का इकोसिस्टम साफ सुथरा रहेगा तो समुद्र जो है वो पोल्यूशन फ्री और साफ सुथरे रहेंगे। ये 2031 तक 767 करोड़ रुपए के साथ में काम करेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में आने लायक सवाल है या मेंस में आने लायक सवाल है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वहां पर एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन है जिसका नाम FEE है। ये दूसरी संस्थाएं जिसमें वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन WTO, या ट्रेड वाला मत समझ लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, IUCN, UNEP और दूसरी संगठनों के साथ मिलकर दुनिया भर में जो समुद्रों के किनारे वाले एरिया हैं, कोस्टल रीजन है, खास करके उसमें पाए जाने वाले सैंडी बीचेस, जो रेतीले तट हैं, उनको साफ सुथरा देखकर एक सर्टिफिकेट या एक तरीके से प्रमाणन देता है या एक बैच देता है। और उस सैंडी बीचेस का जो प्रमाणन देता है उससे पहले ये 33 पैरामीटर या 33 क्राइटेरिया के ऊपर उस जगह का परीक्षण करता है कि वहां पर टूरिज्म कैसा है, कचरा प्रबंधन कैसा है, वहां पर वाइल्ड लाइफ जो समुद्रों में पाई जाती है वो कैसी है, लोग वहां पर जो है वो एक तरीके से याच वगैरह जो चलाते हैं उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, वहां पर नेचुरल साइटिंग कैसी होती है। ऐसे 33 क्राइटेरिया कोई भी दुनिया का सैंडी बीचेज फुलफिल करता है, उसको ये FEE एक बैच देता है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग का दर्जा मिलता है। ब्लू फ्लैग समुद्रों का रंग होता है, पानी का नीला दिखता है और उसको एक जो वो नीले झंडे का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसका मतलब वो 33 क्राइटेरिया के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरा सैंडी बीचेज है और वहां पर सब चीजें ध्यान रख करके और टूरिज्म वगैरह सब एक्टिविटी की जाती है। तो समुद्रों के किनारे की बायोडाइवर्सिटी, साफ सफाई और सस्टेनेबल जो है वो एक इनकम का सोर्स जो है वो अगर सही तरीके से काम करता है तो उसको ये FEE जो 33 क्राइटेरिया का ध्यान रख करके ब्लू फ्लैग का दर्जा दे देता है। अब भारत के 18 सैंडी बीचेज को ये ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है, जिनमें पहले तो 2025 से पहले तो सिर्फ 13 के पास ही था ये। अब ये 5 पिछले दिनों महाराष्ट्र के सैंडी बीचेज को ये दर्जा मिला है, तो 13 और 5 टोटल हो जाते हैं 18। अब ये इंडिया के कोस्टल रीजन देखोगे तो उसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनके पास ये ब्लू फ्लैग का दर्जा नहीं है, एक भी सैंडी बीच उनका नहीं है। एक तो है गोवा और दूसरा पश्चिम बंगाल है। बाकी इंडिया के जो कोस्टल रीजन में गुजरात से लेकर दमन दीव, उसके बाद नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर उसके नीचे इधर लक्षद्वीप, इधर आ गए आपके अंडमान निकोबार वाला एरिया, फिर उसके बाद आ गया तमिलनाडु से इधर आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी वाला एरिया, फिर उसके बाद में ओडिशा। सबके पास सैंडी बीचेज का दर्जा है, सारे राज्यों के पास, 2 राज्यों के पास नहीं है। कौन कौन है? एक तो है गोवा जिसमें सबसे ज्यादा सैंडी बीचेज का टूरिज्म है, वहां पॉल्यूशन है, और दूसरा है आपका बंगाल। तो भारत में कुल ब्लू फ्लैग का दर्जा कितने सैंडी बीचेज के पास है? 18 के पास है। और 2 राज्य जो कोस्टल एरिया के हैं उनमें से किस किस के पास एक भी ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट नहीं है? एक तो है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा है आपका गोवा। तो ये देखो कि यहाँ पर
जल की गुणवत्ता, स्वच्छता और ऐसे 33 मानक पर आधारित भारत में 2020 के अंदर सिर्फ 8 ब्लू फ्लैग थे, 25-26 में बढ़कर 18 हो गए हैं। 7 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये 18 सैंडी बीचेस वाले जिनके पास है ब्लू फ्लैग का दर्जा वो स्थित है। तो अपने 2 राज्य जो तटीय हैं जिनके पास नहीं है वो कौन है? गोवा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो समुद्री कछुए हैं उनको बचाने की एक परियोजना चली कोस्टल एरिया के साथ ही, क्योंकि कछुए अपने अंडे समुद्र के किनारे जो सैंडी बीचेज होते हैं, सॉफ्ट सैंड होती है, वहां पर आकर देते हैं और उनके अंडे से बच्चे निकलते हैं। इसमें ग्रीन टर्टल, लेदर बैक टर्टल, ओलिव रिडेड टर्टल, अनेक प्रकार के कछुए होते हैं। उनकी अंडों की मास हैचिंग होती है, उनका सक्सेस रेट बताया है 96.7%, यानी कि जितने अंडे दिए उनमें से जीवित बच्चे निकलते हैं 96.7%, जो कि एक अच्छी खासी वृद्धि दर है। उसके बाद में संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं, वाइल्ड लाइफ, जिसको लेकर अपन विभिन्न प्रोजेक्ट की बात की, उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना और साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने का श्रेय अपने राजस्थान के श्रीमान कैलाश सांखला जी को जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उद्देश्य था टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटाट में बचाना, प्रोटेक्ट करना और उसकी संख्या बढ़ाना। तब से प्रोजेक्ट टाइगर काम कर रहा है। फिर 2005 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक संशोधन किया गया और एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया एनटीसीए। इसने 2006 से काम करना शुरू किया। जब 2006 में एनटीसीए ने काम करना शुरू किया, तब से टाइगर की संख्या तेजी से इंडिया में बढ़ी है। एक बहुत ही एफिशिएंट संस्था है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई गई है। तो इसमें कुछ इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है 2014 से लेकर 26 तक, उसकी बात की है। तो बाघ अभ्यारण्य जो पहले जो अपने टाइगर रिजर्व जिनको कहते हैं, टाइगर रिजर्व इसका सही शब्द आएगा, टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व क्षेत्र, वो पहले 2014 में 46 थे, अब 2025 में बढ़कर 58 हो गई है। तो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा डिक्लेयर किया है, कौन से राज्य में है। फिर बाघों की संख्या जो 2014 में थी वो 2226 थी, वो अभी लेटेस्ट बढ़कर 2022 की जो छठी बाघ गणना है उसके हिसाब से कितनी हो गई है? 3682। देखिए एनटीसीए जब बना 2006 में, इसने पहली बार मॉडर्न तरीके से टाइगर सेंसस करवाया और हर 4 साल में टाइगर सेंसस होती है। तो पहली हुई 2006 में, दूसरी 2010 में, तीसरी हुई 2014 में, चौथी हुई 2018 में और 5वीं बाघ गणना हुई 2022 में। सॉरी मैंने छठी बोल दिया। तो 5वीं बाघ गणना के अनुसार भारत में एवरेज टाइगर नंबर माना गया है 3682। ये जो 58 टाइगर रिजर्व हैं, ये टोटल देश के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं और कुल एरिया जो है वो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा, 2023 में भारत के जो 58 टाइगर रिजर्व है उनमें से 23 टाइगर रिजर्व को CA/TS का दर्जा मिला। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ब्लू फ्लैग का दर्जा की बात कर रहे थे, वैसे ही एक वर्ल्ड टाइगर फॉर्म है WTF। इसकी स्थापना जो है वो भारत के अंदर नई दिल्ली में की गई है, न्यू दिल्ली में। जो क्या काम करता है, दुनिया में जो टाइगर रेंज कंट्री है, साइबेरिया से लेकर इंडोनेशिया तक, उन देशों में टाइगर का कंजर्वेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए देख रेख का काम करता है और इसका साथ देता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये दोनों मिलकर जो टाइगर रेंज कंट्री है जिनमें टाइगर पाया जाता है उसके कंजर्वेशन से संबंधित बातें देखते हैं। अच्छा, इसके द्वारा जो टाइगर रिजर्व हैं वहां पर टाइगर का ध्यान ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। अगर टाइगर के रिजर्व के मेंटेनेंस के लिए 2 पैरामीटर निर्धारित किए गए, वो सारे पैरामीटर अगर कोई टाइगर रिजर्व पूरा करता है तो फिर ये WTF, वर्ल्ड WWF की सहायता से उसको एक सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम है CA/TS। CA का मतलब है कंजर्वेशन एश्योर्ड, यानी कि संरक्षण सुनिश्चित, TS का मतलब है टाइगर स्टैंडर्ड, बाघ मानक। तो कंजर्वेशन एश्योर्ड, टाइगर स्टैंडर्ड जिस भी टाइगर रिजर्व को मिल जाता है, इसका मतलब वहां पर टाइगर की मेंटेनेंस बढ़िया हो रहा है, सारे सुरक्षा मानक पूरे किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो रही है। तो भारत के 58 टाइगर रिजर्व में से कितने टाइगर रिजर्व है जिनको ये दर्जा मिला है CA/TS का? तो उनकी संख्या है 23। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया में ही वर्ल्ड टाइगर फॉर्म है और इसी के द्वारा ये WWF के साथ मिलकर दिया जाता है। विश्व के 70% से ज्यादा जो वाइल्ड बाघ हैं या वाइल्ड टाइगर है वो इंडिया में पाए जाते हैं। अपन ये लिखते हैं अपने नोट्स में, अगर आपके पुराने हो गए हैं तो इसको अपडेट कर ले। फिर उसके बाद में इसी एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना जो वो एक भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट के तहत की गई थी, उसी के द्वारा एनटीसीए के द्वारा 2022 से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता।
भारत में पहले चीता पाए जाते थे और वो चीता कहलाते थे एशियाटिक चीता। सन 1952 में इंडिया से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा एशियाई चीता मंगवाने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज भी एशियाई चीता पाए जाते हैं ईरान में। तो ईरान के सरकार के साथ जब बात चल रही थी, चीता इंडिया को देने के लिए तैयार हो गया था एशियाटिक चीता, उसी समय वहां पर तख्ता पलट हो जाता है। और वर्तमान खमने, ये जो शाह की सरकार है, ये जो मतलब उस टाइम तख्ता पलट हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन उस टाइम की बात है, तो इसका मतलब ईरान के साथ अपनी बातचीत उस समय टूट गई। फिर उसके बाद में 2008 में भारत सरकार ने अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले अफ्रीकन चीता के लिए बातचीत अलग अलग देशों के साथ चलाई। वहां के एक्सपर्ट इंडिया आए, इंडिया के एक्सपर्ट वहां गए, और अल्टीमेटली 2008 से जो एफर्ट शुरू हुए थे वो 2022 में रंग लाए, और 2022 में इंडिया के अंदर चीतों की पहली खेप इंडिया के अंदर आई। लेकिन अब याद रखना, भारत में पहले एशियाटिक चीते पाए जाते थे और अब इंडिया के अंदर पाए जाते हैं अफ्रीकन चीते। क्यों? क्योंकि अफ्रीका से मंगवाए हैं। क्या दुनिया में एशियाटिक चीता कहीं पे भी नहीं पाए जाते? सिर्फ एक देश है, ईरान। और एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है। जबकि ये जो आपका जो अफ्रीकन चीता है, ये वल्नरेबल सेक्शन यानी कि सुभेद्य कैटेगरी में आता है। तो ये प्रोजेक्ट चीता 2022 17 दिसंबर 2022 को पहली बार इंडिया में चीते आए, और ये पहली ऐसी केस स्टडी है जिसमें इतने बड़े मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में सफलतापूर्वक रीलोकेट किया गया है। कितने देशों से हमने चीते मंगवाए हैं? नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से। अभी तक 29 चीते आए हैं। इंडिया में आज जो है वो चीतों की संख्या है 57, जिनमें से 37 तो इंडिया में ही जन्मे हैं। तो पुराने वाले चीते मरते जा रहे हैं, नए चीते पैदा होते जा रहे हैं, और आज इंडिया में जो चीते हैं उनकी संख्या है 57, जिनमें से 37 जो है वो इंडिया में ही जन्म लिए हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लायन। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एशियाटिक लायन वन्य रूप से यानी कि वाइल्ड रूप से पाए जाते हैं, और वो जगह है गिर नेशनल पार्क, जूनागढ़। अब क्या है कि सरकार ने 2020 में लायन का आवास क्षेत्र विस्तार करने और लायन की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरुआत किया। अब इसके तहत गिर नेशनल पार्क के आसपास दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उस एरिया में लायन का विस्तार किया जा रहा है और लायन की पॉपुलेशन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी अच्छी बात यह है कि 2015 में जहां लायन की पॉपुलेशन थी 523, वो अब 2025 में बढ़कर हो गई है 891। 70% से ज्यादा की ग्रोथ रेट इसमें देखी गई है। और एरिया जो पहले जूनागढ़ वाला गिर था, वो भी अब बढ़कर हो गया है 59%। आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इसको और बढ़ाया गया है। अब उसके बाद में लेपर्ड, जिसको तेंदुआ कहते हैं, उसके कंजर्वेशन का प्रोग्राम, लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम। लेपर्ड जो है वो खूब सारा इंडिया में पाया जाता है, और ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि इसको कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। जहां पर भी टाइगर पाया जाता है उसके साथ में लेपर्ड भी पाया जाता है। अब लेपर्ड जो है वो इंडिया के लगभग टाइगर रेंज जो स्टेट हैं उन सब के अंदर पाया जाता है, और ये टॉप मांसाहारी जो टॉप कॉर्निवोरस है उनमें से एक ये भी है। तो तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में 12,852 जो लेपर्ड थे, अब वो बढ़कर 2022 में हो गए 13,874 लेपर्ड हो गए हैं। इनकी निगरानी NTCA और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र से खबर आई थी कि लेपर्ड की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उनका बंदियाकरण किया जाए। क्या भैया रुक जाओ, तुम कुत्तों की तरह हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, गली गली में घूमते फिरोगे, अच्छे थोड़ी लगोगे। तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर इनका कास्ट्रेशन का बंदियाकरण करो, थोड़ा होल्ड करो, इतनी तेजी से मत बढ़ो। ये तेंदुए भी गजबी टाइप के जीव होते हैं, तेजी से वैसे तो फुर्तीले होते हैं और अपना शिकार करके और पेड़ पे अपना शिकार लेके चले जाते हैं, अपने से दुगना वजन लेकर चले जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब उसके बाद में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। देखिए, लेपर्ड स्पीसीज अलग है और स्नो लेपर्ड स्पीसीज अलग है। जो स्नो लेपर्ड है वो हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में खूब सारा पाया जाता है। और इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सन 2009 में शुरू किया गया। इसके तहत एक बड़ा जो है वो एक तरीके से परियोजना है, सिक्योर हिमालय परियोजना। उसके तहत ये स्नो लेपर्ड उसको कवर किया गया, और ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो रियो सम्मेलन 1992 के दौरान विकसित की गई थी, अलग अलग जो संरक्षण कार्यक्रम हैं उनको फाइनेंसिंग करने वाला इंस्टीट्यूट है ये GEF,
और साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके सहयोग से हिमालय क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, हिमालय के इकोसिस्टम को बचाने के प्रोजेक्ट चला, जो उसी के तहत जो वो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड काम कर रहा है। अब स्नो लेपर्ड की संख्या 2019 से 2023 के दौरान अगर देखें तो टोटल 718 स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। उसके बाद में हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, सन 1992 में सिंहभूम क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट के नेचुरल हैबिटाट और एलिफेंट के माइग्रेशन कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए ये काम करती है। अब इसके तहत अलग अलग राज्य जहां पर एलिफेंट पाए जाते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं वैसे ही एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किए गए। जहां टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है, वहीं एलिफेंट रिजर्व की संख्या हो गई है 33 एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया है। इंडिया के अंदर एशियाटिक एलिफेंट है, उनकी संख्या है उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया के एशियाटिक एलिफेंट की 60% से ज्यादा पाई जाती है। जहां पर टाइगर पाए जाते हैं 70% से ज्यादा, एलिफेंट पाए जाते हैं 60% से ज्यादा। टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और, भारत ने पहली बार डीएनए बेस्ड जो है वो एक एलिफेंट सेंसस करवाई, जिसके अनुसार एलिफेंट की संख्या भारत में है 22,446। 2017 में जो एलिफेंट की सेंसस हुई थी उसके अंदर हाथियों की संख्या का अनुमान था 27,500 के आसपास, 27,500 से 29,000 के बीच में कहीं है। उसके बाद जो 2025 के अंदर डाटा आए हैं, जिसको पहली डीएनए बेस्ड सिस्टमेटिक एलिफेंट सेंसस कहा गया है, उसमें हाथियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। अब सरकार का यह दावा है कि ये जो एलिफेंट की संख्या में कमी है वह वस्तुतः हाथी मारे नहीं गए हैं। ये जो डाटा पहले हम कलेक्ट करते थे, कई हाथी 2 बार गिने जाते थे, अब डीएनए आधारित सटीक गणना की गई है तो उसमें पहली बार अपने को पता लगा है कि हाथियों की संख्या 22,446 है। तो ये भारत की पहली डीएनए आधारित अखिल भारतीय हाथी गणना है जो पहली बार की गई है, और उसके अनुसार भारत में हाथियों की संख्या दर्ज की गई है 22,446। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। फिर काजीरंगा, असम का फेमस एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा सिंगल हॉर्न राइनो दुनिया में पाए जाने वाले गेंडे प्रजातियों में सबसे बड़ी गेंडा प्रजाति है। एक तो एशिया में पाए जाते हैं और एक अफ्रीका में पाए जाते हैं। सिंगल हॉर्न होते हैं, डबल हॉर्न होते हैं, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, अनेक प्रकार के होते हैं ये। तो इंडिया में सिंगल हॉर्न राइनो जो है उसके कंजर्वेशन के लिए 2019 में रणनीति स्ट्रेटजी बनाई गई, और 1980 से लेकर अब तक देखा जाए तो 170% गेंडों की संख्या में वृद्धि हो गई है। थोड़े दिन पहले तो इतने हो गए थे कि ये शहरों में भी घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नेपाल के बाजारों में दौड़ लगा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। अब ये कोई टूरिस्ट जा रहे हैं जिप्सी वगैरह देखने, उसकी जिप्सी के नीचे सींग फंसा कर पटक दे रहे हैं उसको। तो अब कहा कि थोड़े तुम भी होल्ड करो भैया, 2024 तक इनकी संख्या जो है वो 4,000 से ज्यादा हो गई है। तो ये अच्छी खासी रिकवरी स्पीसीज प्रोग्राम के तहत रिकवरी में अच्छा खासा इसका हुआ है। तो ये अपने इतने सारे प्रोजेक्ट अपने देखे, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट सिंगल हॉर्न राइनो, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट चीता, 6 टाइप के अपन ने प्रोजेक्ट देखे इसमें। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट देखें तो जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपनी क्षमता बढ़ी है, और पहले 17% थी जो बढ़कर 77% हो गई है। डंपिंग साइट का बायो रिमीडिएशन, यानी कि वहां पर जो कूड़ा कचरा, बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, उनको सूक्ष्म जीवों की सहायता से तेजी से अपघटन करवाना, बायो रिमीडिएशन, ये जो किए गए हैं। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लागू किए हैं। एसआई एग्जाम में इससे रिलेटेड कि सॉलिड वेस्ट की कितनी कैटेगरी बनाई है सवाल पूछा गया था। फिर उसके बाद पिछले दिनों अपन ने सर्कुलर इकोनॉमी की बात की थी। लीनियर इकोनॉमी क्या होता है? टेक, मेक एंड डिस्पोज। इसके बजाय सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? टेक, मेक एंड रिसाइकिल। तो इससे क्या होगा, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है हमारे चारों तरफ, वो इकट्ठा होने के बजाय रिसाइकिल होने लग जाएगा। खास करके ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उसको लेकर देश में जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, टायर बनाने वाले, बैटरी बनाने वाले, सोलर पैनल बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाले जो कंपनियां हैं, उनको कहा गया कि तुम्हारा प्रोडक्ट जब तक काम में आएगा तब तक आएगा, उसके बाद तुम इसको रिसाइकिल करने में सरकार की मदद करोगे। इसी को कहा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, यानी कि जो निर्माता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, विस्तृत कर दी गई है। उसका काम सिर्फ अपना सामान बेचने तक नहीं रह गया है, उसको रिसाइकिल करवाने से संबंधित सारे काम भी आप करोगे। इसमें प्लास्टिक कचरा वगैरह सारा अपने डिटेल में ये सब किया ही था इसके बारे में, तो उससे आप इसको मैच करवा के देखें। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में बात की है।
तो अभी जो WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है, उसने भारतीय जो वन्य जीव हैं उनकी प्रजातियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग की सुविधा की है, ताकि उन प्रजातियों में खतरे की क्या समस्या है, उनका फाइलोजेनेटिक क्या कनेक्शन है, उनमें किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, उन सब चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल टाइम पर कोई हंटर पोचर या वनों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई गतिविधि हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ में वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है, यानी कि उनको शिकार तस्करी अवैध करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाया गया है। अब उसके बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में जो साइक्लोन या बाढ़, लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्टिंग या एक तरीके से आंधियां चलना या और कोई भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसमें मानव का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में वन्य जीवों का नुकसान होता है, फॉरेस्ट कवर का नुकसान होता है। तो उसके लिए एक डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस बनाई गई, जिसमें दर्शाया गया है कहां कहां पर किस तरीके की समस्याओं को हो सकता है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, टाइम रहते रेस्पॉन्ड किया जा सके। दामिनी मौसम और मेघदूत जैसी मोबाइल एप्लीकेशन जो हिमालय क्षेत्र और कब कितना क्या हो सकता है लोगों को अलर्ट करने और कम से कम जान माल का नुकसान हो, उसके लिए सब काम किया जाए। उसके बाद में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार के द्वारा जो पर्यावरण है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई जाती है। अब सरकार चाहती है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी उठाए, लोग भी उठाए, नागरिक भी उठाए। नागरिक जब तक इस काम में पार्टिसिपेट नहीं करते, जब तक उनको इंसेंटिवाइज यानी कि प्रोत्साहन की पेशकश ना की जाए। तो सरकार ने नागरिकों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जल संरक्षण का हो, चाहे वन आवरण क्षेत्र का बढ़ाना हो, पेड़ लगाना हो, कचरे का प्रबंधन हो, या किसी भी कैटेगरी में कोई बेहतरीन काम किया जाता है, तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कराए और बताए साहब मैंने 5,000 पेड़ लगा दिए, तो उसको ग्रीन क्रेडिट दे दिया जाएगा। साहब मैंने 200 टन कचरे का प्रबंधन कर दिया, उसको ग्रीन क्रेडिट दे दिया जाएगा। मैंने ये तालाब झील सुरक्षित करवा दिए, उसको ग्रीन क्रेडिट दे दिया जाएगा। मैंने बंजर भूमि को दोबारा से उर्वरक भूमि में बदल दिया, ग्रीन क्रेडिट दे दिया जाएगा। अब वो इस ग्रीन क्रेडिट का क्या करेगा? इस ग्रीन क्रेडिट को वो दूसरी कंपनियों को बेच सकता है या इसके बदले उसको पैसे मिल सकते हैं। तो कुल मिला के जब वो अच्छा काम करेगा तो उसको उसके बदले विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे, और उसी के तहत ये स्कीम है जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम या ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। आप याद रखें, ये कार्बन क्रेडिट स्कीम से अलग है। कार्बन क्रेडिट में सिर्फ CO2 के बारे में, यानी कि पेड़ पौधे लगाना जिससे CO2 का अवशोषण बढ़े या CO2 को कम करने की कोई टेक्नोलॉजी विकसित करना, जबकि ग्रीन क्रेडिट में ओवरऑल एनवायरमेंट की बात होगी। तो ग्रीन क्रेडिट नियम जो है वो 2023 में बनाए, और उसके तहत स्वैच्छिक भागीदारी, कोई कंपनी, NGO या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को साफ सुथरा करें तो उसमें सरकार आपको इंसेंटिवाइज करेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। मार्च 2026 तक 12 राज्यों में 4,391 हेक्टेयर भूमि को दोबारा से हरा भरा इसके तहत बनाया गया है अलग अलग जगहों पर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल मंच पर भारत की प्रेजेंस क्या हो, तो इसमें जो है वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के टारगेट हैं, वो हमने तय किए हैं। तो 2005 की तुलना में GDP इमिशन इंटेंसिटी जो है वो अपना 2030 तक जो लक्ष्य था वो 30 से 33% था, सॉरी 33 से 35% था। हम ऑलरेडी जो है वो 36% की कमी ला चुके हैं। 2030 तक 40% जो है वो एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो समय से पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। 2026 तक अपनी टोटल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है, जिसमें बिजली बनाने की क्षमता, वो 50% तक हम 2030 तक टारगेट पूरा करने वाले थे, उसको ऑलरेडी क्रॉस करके 52.56% हम प्राप्त कर चुके हैं। अपनी जो CO2 जो है उसको ऑब्जर्व करने वाले फॉरेस्ट, जिनको कार्बन सिंक कहा जाता है, उनकी जो है वो 2.9 बिलियन, यानी कि अपना टारगेट NDC में 2.5 से 3 अरब टन CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता विकसित करना था, वो 2.5 से ऊपर हम पहुंच गए, 3 के आसपास पहुंचने वाले हैं। 2.29 बिलियन टन जो है वो कार्बन सिंक का निर्माण किया जा चुका है। अभी तक इंडिया के द्वारा 3 NDC डिक्लेयर की गई है। एक तो पेरिस समझौते के समय हमने जमा कराई थी, जो 2030 तक की बात करता है। फिर 2021 में जो COP26 हुई थी ग्लासगो में, वहां पर पंचामृत के नाम से हमने अपडेटेड NDC जारी की थी, और अभी हाल ही में सरकार ने 2026 में NDC नंबर 3 जारी कर दी है, जो 2035 तक भारत की कुल GDP इमिशन इंटेंसिटी में 47% की कमी 2005 के बेस लेवल से, टोटल एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 60%,
और अपना फॉरेस्ट कवर है वो इतना बढ़ जाएगा कि 3.5 अरब से 4 अरब टन के आसपास एक्स्ट्रा CO2 को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये सारी बातें एक साथ में है। तो जिन बच्चों की ये पुरानी हो गई है उसको अपडेट कर ले, ये NDC 1, NDC 2, NDC 3। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सम्मेलन 2024 में, इसमें भी भारत ने कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और पर्यावरण हितैषी कार्रवाइयों में हमेशा पब्लिक सेंट्रिक यानी कि सभी ग्रास रूट लेवल से सभी लोगों का भला हो इससे काम कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको इस बार सिलेबस में एक्स्ट्रा मेंशन किया है, स्पेशली मेंशन किया है, उसके बारे में बातें अपन ने लिखी। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की, 2017 से काम करता है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके इस समय पर लगभग 100 के आसपास तो फुल टाइम मेंबर, 120 के आसपास जो है वो सारे पर्यवेक्षक वगैरह मिला के, अभी जो इसमें लेटेस्ट डाटा इन्होंने दिया है उसमें 112 मेंबर के आसपास की बात ये कर रहा है। 112 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसका जो है वो उद्देश्य है कि जो शुरुआत में उद्देश्य था, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो देश पड़ते हैं उसमें सोलर पावर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और बाद में इसको एक्सटेंड करके दुनिया का कोई भी जो UN का मेंबर कंट्री इसका सदस्य बन सकता है। अभी इसी ISA के तहत इंडिया में कॉन्फिडेंस आया। ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में, इसकी स्थापना भी, फाउंडर मेंबर भी भारत, और इसके थ्रू अलग अलग देशों में सोलर पावर प्रोडक्शन के कंसेप्ट से लेकर, डिजाइन से लेकर और डेवलपमेंट से लेकर कैपेसिटी डेवलपमेंट सारे काम करने में ये मदद करता है। इसी के तहत, इसी ISA के कॉन्फ्रेंस के तहत हमने COP26 जो ग्लासगो UK में हुई थी, वहां पर इंडिया और UK ने मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि एक दुनिया में प्रकाश देने वाला सूरज, उससे प्राप्त करने वाला जो है वो प्रकाश एक दुनिया, और उसके तहत सोलर पावर प्रोडक्शन बनाए। और जिन देशों के पास सरप्लस सोलर पावर प्रोडक्शन हो वो एक से दूसरे देश में एक ग्रिड के माध्यम से पूरी दुनिया को सोलर पावर से जगमगाया जा सके। इसके लिए जो है वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप जो है 2021 में इंडिया और UK के द्वारा COP26 के दौरान इसकी शुरुआत की। फिर उसके बाद हमने UNCCD, एक रियो सम्मेलन के दौरान 3 समझौते हम पढ़ते हैं, उनमें से एक समझौता है UNCCD। इसकी COP14 का आयोजन 2019 में नई दिल्ली में हुआ था, जिसके अंदर हमने कहा था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, और साथ में कंसेप्ट आया था लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना। अब ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, भूमि क्षरण तटस्थता क्या है कि एक तरफ तो हमारी एक्टिविटी की वजह से जमीन के बंजरपना या रेगिस्तान बढ़ रहा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम उसको वापस से हरा भरा बना रहे हैं। जब उसको हरा भरा बनाने की दर और क्षरण की दर बराबर हो जाए, यानी कि हमारा नुकसान होना रुक जाए, वो पॉइंट कहलाता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो आज के दिन स्थिति क्या है? बंजर भूमि ज्यादा हो रही है और उसको उर्वरक यानी कि हरा भरा बनाने की दर कम है। हमारा उद्देश्य है कि हम तेजी से इस स्पीड को तो बढ़ाएं जिससे हरा भरा बने और डिग्रेडेशन की स्पीड को रोके। तो वो पॉइंट जिसको कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, उसको तेजी से हम विकसित करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक तरीके से जिसको कहें कोलिजन बनाया है अलग अलग देशों के साथ मिलकर, जिसका नाम है कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे रेल, रोड, पुल, बांध बनाए जाएं जिनका चक्रवात, बाढ़, तूफान, सूखा आदि का कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, जलवायु परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से नए मौसम की स्थितियां पैदा होंगी, और नए मौसम की परिस्थितियां पैदा होंगी तो वो जब चरम रूप लेंगी तो उसकी वजह से चक्रवात आएंगे, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, और वो हमारे द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उसको बहा के ले जाएगी, नष्ट कर देगी। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का तरीका नहीं बदलेंगे तो हम इस बदली हुई मौसम की परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी थीम के साथ भारत ने एक कोलिजन, एक जो है वो संगठन शुरू किया जिसका नाम है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 2019 में UN के अंदर भारत की तरफ से प्रपोजल रखा गया और उसके बाद 2022 से इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा और नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। फिर उसके बाद अगला भारत का जो एनवायरनमेंट के मामले में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो योगदान है वो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के मामले में है। ये क्या चीज है? जो प्रवासी प्रजातियां एक देश से दूसरे देश में पक्षियों की उड़कर आती है या समुद्र के पानी में तैरकर आती है या किसी और तरीके से आती है, तो वो प्रजातियां जो एक से ज्यादा देशों में अपना प्रवास करती है, माइग्रेशन करती है, तो उसके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी उन सभी देशों की होनी चाहिए जिनमें वो साल का थोड़ा थोड़ा समय बिताती है। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब? 2020 में
13वें नंबर की इंडिया में हुई थी गुजरात गांधीनगर के अंदर। फिर उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री जो द्वारा COP 26 जो 2021 में हुई थी, उसमें मिशन लाइफ की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट के अनुसार लाइफस्टाइल बनाने की घोषणा की गई, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। फिर उसके बाद G20 का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ, जिसको ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट कहते हैं, और भारत ने यहां पर एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए बहुत जोरदार तरीके से अपनी वकालत या बातें की थी। उसके बाद में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे वर्ष हो जाते हैं 50, कब? 2023 में। अब इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के द्वारा दुनिया में लगभग 90 से ज्यादा देश जहां पर बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी संख्या है 7, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, इसके अलावा चीता और इसके अलावा प्यूमा और जैगुआर, ये 7 प्रजातियां हैं जो बिग कैट स्पीसीज कहलाती है। अच्छी बात यह है कि इन 7 में से 5 प्रजातियां भारत में, भारत में सिर्फ प्यूमा और जैगुआर नहीं पाए जाते, बाकी 5 प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत जो है वो अपने NTCA की एक्सपर्टीज, जिससे हमने टाइगर को सफलतापूर्वक उसकी संख्या बढ़ा दी, उसको अब पूरी दुनिया में रेप्लिकेट करना चाहता है। और उसके लिए वो 90 देश जिनमें ये पाई जाती हैं बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां, इन सबको एक साथ लाकर एक मंच पर और उनको बचाने के लिए नॉलेज एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, फाइनेंशियल हेल्प, सरकारों को परियोजना बनाने में, डिजाइन करने में मदद करना, वो सारे काम इस प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत किए जाते हैं। तो एक तरीके से इंडिया की ये एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी का बड़ा माइलस्टोन है। तो इसके 23 जनवरी 2025 को इसको हमने विधिवत रूप से शुरुआत कर दिया, 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की खुशी में। अब वर्तमान में इसके 26 सदस्य देश इस गठबंधन का हिस्सा है और भारत वाइल्ड लाइफ में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर कर आया है। अब इसके कुछ सवाल आप देखो और सोल्व करके मुझे बताओ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। आपने देखा था 25.17%, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। वन क्षेत्र का प्रतिशत वृक्ष आवरण क्षेत्र से अधिक है, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों में कोई मैच ही नहीं है। वृक्ष आवरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5% से अधिक है, यह बात गलत है, 3% से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट होगा, आप मुझे टिक करके और आंसर बॉक्स जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें बतावें। फिर अगला सवाल, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो डेनमार्क का NGO कोपेनहेगन वाला FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। ये समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय इको लेबल है, बिल्कुल जहां पर इकोलॉजिकली साफ सुथरी चीज है उसी को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुकी है पहले। इसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। भारत में 25-26 में 18 सैंडी बीचेज को यह ब्लू फ्लैग मिल चुका है, ये बात भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, आप इसको टिक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर उसके बाद में दिसंबर 2023 तक कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो WTF वर्ल्ड टाइगर फोरम के द्वारा दिए जाते हैं, कितने बाघ अभ्यारण्यों को यह संख्या प्राप्त हुई है, तो आप इसका अपन ने ठीक से पढ़ा था, 2-3 बार इसको एम्फेसिस करके बताया था। 23 टाइगर रिजर्व है। अब इसको भी टाइप करके बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर आएगा। अब ये तो बात हो गई अपनी प्रारंभिक परीक्षा के सवालों की। अब मुख्य परीक्षा लायक जो जो सवाल बनते हैं उसमें देखो, इसी बार ऐड हुआ है अपने सिलेबस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा मिशन लाइफ। ये तीनों ही भारत के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ऐसी वैश्विक पहल में इंडिया को जलवायु परिवर्तन कंट्रोल करने का लीडरशिप किस प्रकार स्थापित करता है, यानी कि इंडिया की डिप्लोमेसी, ग्रीन डिप्लोमेसी में क्या भूमिका है, उस तरीके का सवाल ये बनता है। तो इसका राइट आंसर आप लिखें। उसके बाद इंडिया के अंदर फॉरेस्ट और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी पहल का मूल्यांकन कीजिए, क्या ये भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो अपन जो है वो एक तरीके से फॉरेस्ट कवर में 4 प्रोग्राम का यहां जिक्र किया, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन की बात की, इसके अलावा हमने अरावली ग्रीन वॉल की बात की, नगर वन जो है उनकी बात की अपन ने, इसके अलावा जो है वो हमने बात की रिफोरेस्टेशन की, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन वाले फंड की। फिर उसके बाद अपने को इसके आंसर में बताना है कि हाँ भारत ठीक से काम कर रहा है और अपनी NDC में जो 2.5 से 3 अरब टन CO2 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उसमें ऑलरेडी हम 2.29
बिलियन टन के बराबर कार्बन सिंक विकसित कर चुके हैं, तो उस हिसाब से इसको आप डिजाइन करेंगे। उसके बाद में भारत में संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न परियोजना, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आदि का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो एक कंपेरेटिव टेबल बना दो इनके लिए। ये सारे सवाल 150 वर्ड्स वाले हैं, 10-10 मार्कर हैं। आप इनको देखें, लिखें और इनके ऊपर विचार करें। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इन सारे सवालों को देखें, लिखें। तो ये था आज का, कॉम्प्रिहेंसिवली अपन ने डिस्कस किया। तो वापस से पहली स्लाइड पे अगर हम आए तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का 12 सालों का ब्यौरा हिसाब किताब, जिसमें अपने सिलेबस के अनुसार बायोडाइवर्सिटी में, डिफॉरेस्टेशन में, डेजर्टिफिकेशन में और पोल्यूशन वाले टॉपिक में, इन सब को कॉम्प्रिहेंसिवली इसने कवर किया है। पोल्यूशन वाले टॉपिक में वाटर पोल्यूशन का जिक्र इसने कर दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन में यूएनसीसीडी का बात कर दिया है, और डेजर्टिफिकेशन में यूएनसीसीडी का, डिफॉरेस्टेशन में ये सारा फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह, और बायोडाइवर्सिटी में तो खूब सारी ये प्रोजेक्ट और सब बातें अपन ने की है। तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में अपने नोट्स अपडेट कर लें अगर पुराने हो गए हैं तो, नहीं तो इसको आप करंट पर्सपेक्टिव बुकलेट में ये आर्टिकल आएगा, उसको पढ़ लेवे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।